आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल के पड़ोसी जीवन ने उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने नहीं बिक रहे। अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आजकल कुछ खास नहीं चल रहा, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने इतना पूछ लिया, मेरे लिए यही काफी है। चलो घर चलते हैं गोपाल। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है। ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन। घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने ले लो। अब घर जाने का समय हो गया है मेरा। खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं। एक काम कीजिए, ये खिलौने आप 15 रुपए में ही ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वो खिलौना खरीदा और वहां से चली गई। गोपाल को दिन भर की कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल जल्दी ही निकल गया। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकलता है। शाम होने के कारण वो जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन की कमाई 10 रुपए, हे भगवान क्या होगा। वो जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। गोपाल, गोपाल, गोपाल। गोपाल रास्ते में फिर से जाने लगा। गोपाल गोपाल आवाज आई। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन हैं? और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रानी जी, इतनी रात में इस घने जंगल में आपका रहना ठीक नहीं। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वो घर लेकर जा रहा था वो एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। मेरी इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। बड़ी मुश्किल से आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है। उससे 10 रुपए के मैं चने लेके आया हूँ। इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वो वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है। वो घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वो बाहर मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और इतने सुंदर खिलौने किसने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे? मैंने बनाए हैं, बहुत सुंदर खिलौने हैं। रानी जी,
इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो, मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ, तब तक तुम कहीं जाना मत। मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसकी टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है, पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाते देखकर सोचता है कि आखिर गोपाल इतने सुंदर खिलौने कहाँ से लाता है। जरूर दाल में कुछ काला है और वो निश्चय करता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वो देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। वो औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वो चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आजाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वो औरत चुड़ैल के साए से आजाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह अपनी ईमानदारी से ही काम करता था। उसे लगता था कि अगर अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। उस ईमानदार की पत्नी बहुत ही लालची थी। उसे लगता था कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती थी। दोनों को विचार में काफी अंतर था। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर पर आए और भिक्षा मांगने लगे। वह आदमी उन्हें प्रणाम करता है। वह कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ये सुनकर साधु महाराज जी खुश हो गए और देखने लगे आदमी बहुत अच्छा है और ईमानदार भी है। यह आदमी दूसरों की सेवा करने वाला है। मुझे लगता है कि यह आदमी जीवन में आगे तक जाएगा। वह आदमी उनके लिए भोजन देने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी बाहर आती है और कहती है कि यह आदमी हमेशा ही भिक्षा मांगने आता जाता है, पता नहीं क्यों ये हमारा घर भूलता ही नहीं है। आदमी सुन लेता है और कहता कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह महाराज जी हैं जो कि भूखे हैं, हमें खाना खिलाना चाहिए। पत्नी अंदर चली जाती है, कुछ नहीं कहती है। उसके बाद आदमी भोजन कराता है। साधु जी भोजन करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज जो तुम्हारी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। इसके बाद साधु जी चले जाते हैं। आदमी अंदर जाता और अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पत्नी नाराज हो जाती और बात नहीं करती। वह आदमी कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन होता तो तुम बहुत लालची हो जाती है और तुम्हारे अंदर इतना लालच आ जाता कि शायद तुम उस धन को अपने पास रोक भी नहीं सकती थी। और कुछ देर बाद ही उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। ये देखकर पत्नी खुश हो जाती है। आदमी धन की वर्षा को देखकर समझ जाता है कि यह सब कुछ साधु महाराज जी की वजह से हुआ। उन्होंने कहा था कि आज जो भी मैं मांगूंगा वह पूरा हो जाएगा। वह इतने सारे धन का क्या करेगा, वह तो बहुत ईमानदार है, अपनी ईमानदारी से ही काम कर रहा था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि
ये धन हमारे लिए बहुत ज्यादा है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और जरूरतमंद को देना चाहिए। ये सुनकर पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वह कहती है कि मैं ही इस धन से कुछ भी नहीं दूंगी, यह धन मेरा है और इससे मैं ही संभाल कर रखूंगी। वह आदमी समझ जाता है कि पत्नी बहुत लालची हो गई है और धन का लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शायद वह सही और गलत में भी फैसला नहीं कर पा रही है। यह आदमी अपने काम पर चला जाता है और हर रोज की तरह से अपनी ईमानदारी से काम करता है, भले ही उसके पास बहुत सारा दिन हो गया था। उसे धन का लालच बिल्कुल भी नहीं था। हमें कभी भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का लालच करने से हम रास्ता भटक सकते हैं। अगर आपको भी है कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। पुराने समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को ये बात पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्ती से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। मोटू पतलू और उसका दोस्त घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक दोस्त का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह दोस्त उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस दोस्त में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही दोस्त जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा, अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। मोटू पतलू इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को ये सारी बात बताते हैं। सरपंच मोटू पतलू बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। मोटू पतलू माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वो लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतनी ही देर में वो लड़का उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। मोटू पतलू तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। मोटू पतलू उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वह कुर्सी से उतर जाती है और मौका मिलते ही मोटू पतलू उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। मॉरल: दोस्तों, हमें अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो।